हाँ जी, राम राम सा। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आशीर्वाद दे दिया मैंने हमेशा के लिए आप सभी को। जल्दी जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए, वीडियो शेयर कर दीजिएगा 14 से ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहीं नहीं कहा कि आज हमारा रीट का जो पहला मॉडल टेस्ट पेपर है, जो पूर्णतः रीट टेस्ट सीरीज पर आधारित है, वो शुरू हो रहा है। तो अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें इस न्यूज़ को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। हाँ बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आ जाइए। और नो डाउट आज आपका जो रीट का ये है मैराथन वाला पार्ट, मुस्कान तो आप सभी की बढ़िया है बेटा। जी, जय महाकाल। सब आप जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम जो ये टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, नो डाउट ये मैंने पूरी कोशिश की है रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए काम आए। हमने यहाँ पर रखे हैं टोटल 33 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने दोनों लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं बिल्कुल। और इसका एक ही उद्देश्य है कि नो डाउट बच्चे अपने आप का आकलन कर पाए, उन्हें पता चल पाए कि हम कब कौन सा आंसर हमें देना है। तो बिल्कुल एक बार फिर से कहूँगी, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ। तो चलो शुरुआत करते हैं बिल्कुल उसी थीम पर, जिस थीम पर हमारा आने वाला है पेपर। तो शुरू करें। सत श्री अकाल भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे इस मॉडल टेस्ट पेपर की, जो पहला हमारा रीट का मॉडल टेस्ट पेपर है। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की हैं, जो आपको मिल सकती हैं। पेड टेस्ट सीरीज हैं, इसमें कॉम्बो भी है, वो मैं आपको लास्ट में एक बार बता दूंगी, तो आप देखिएगा। अब यहाँ से इसके अंतर्गत सबसे पहली चीज देखिए आप जरा, हमारा है अपठित गद्यांश। जरा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अपठित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों के क्या देने हैं उत्तर आपको। जरा देखिए, जरा पढ़िएगा अपठित गद्यांश। किसी प्यासे, प्यासा का बहुवचन, प्यासे पथिक की भांति, पथिक राहगीर की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों, क्रीड़ा यानी खेल के, स्थल यानी जगह को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित न था। जहां खंडहर था वहां पक्के मकान खड़े थे, जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां अब सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। काया पलट होना यानी पूरा का पूरा जो स्वरूप है वो बदल चुका था। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता, यानी उस स्थान की जगह का नाम और स्थिति का ज्ञान न होता, तो मैं इसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित, संचित यानी एकत्रित, इकट्ठी की हुई और अमर स्मृतियां, अमर जो कभी भी नष्ट नहीं होंगी, ऐसी यादें बाहाँ खोले, बाहाँ खोले यानी अपनी तरफ से आनंद मतलब लेने के लिए, स्वागत करने के लिए, अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर, अधीर जहाँ धैर्य नहीं है, रहित है, धैर्य से रहित, उपसर्ग हो रही थी। ये देखना जरा, थी पर बिंदु है, बिंदु बहुवचन के अंतर्गत है। मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। तो ये एक गद्यांश रूप है, अपनी धरती माता के प्यार का रूप, जहाँ लेखक को लगा है कि वो जब इतने वर्षों बाद आया है तो उसके रूप में क्या हो चुका है, परिवर्तन। तो 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको यहाँ से देने हैं, यानी इस अपठित गद्यांश में से आपका पहला प्रश्न। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास है 4 ऑप्शन। आई होप आपका आंसर सही हो, जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए। हाँ, ऐप में ये टेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अब आप जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी जल्दी। हाँ, लाइक भी कर देना, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।
गुड इवनिंग। हाँ, टीचिंग मेथड इसी में है, नो डाउट। इसमें 15 क्वेश्चन आपके व्याकरण के, तो 15 टीचिंग मेथड के हैं। ओह, आंसर आने शुरू हो गए हैं, एक ही सुर में आ रहे आंसर। कह रहे हैं सभी बच्चे सी, बहुत बढ़िया आंसर। चलिए मैं देख लेती हूँ आपके जब तक आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे व्याकुल अगर बात करें बच्चों, यहाँ टुकड़े, तो बच्चों वी धन आकुल, और मैं आपसे कहूं तो यण क्या हो जाती है, संधि। तो यण संधि है, और नो डाउट आपका आंसर सही है। वी धन अकुल नहीं होगा, क्या होगा, वी धन आकुल, व्याकुल। ये पहला आपका प्रश्न रहा। दूसरा, बचपन शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने है। हाँ, ये वाला सीधा YouTube पर ही है आपका जी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके लिए। बचपन शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताना है। इसमें मेथड के भी क्वेश्चन है और आपके व्याकरण से जुड़े हुए भी हैं। डबल आंसर सी बता रहे हो और बी बता रहे हो। इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, सी और बी। चलिए देखते हैं जरा क्या है इसके अंतर्गत। ये कह रहा है बचपन शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताना है। मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द वो एक शब्द है जिसका हम आगे क्या नहीं कर सकते, टुकड़ा, वो कहलाता है मूल शब्द। और प्रत्यय, प्रतिधन आए, प्रत्येक के जो अंत में मिला, यानी जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रत्यय। यहाँ जरा देखिए, कई बच्चे सोचते हैं बच धन पन, और ये सोचते हैं बच धातु हो गया ना बचना क्रिया से। नो, पहले आपको शब्द का अर्थ तो सोचना होगा ना। बचपन जो बालपन से जुड़ा है वो है। बचपन पर बात करूं तो भाववाचक क्या है, संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा का तो उदाहरण है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों, बच्चा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, पन। अब आपकी प्रॉब्लम होगी बच्चा में पन जुड़कर बचपन कैसे बन गया, तो वो मैं बता देती हूँ। जब भी कोई भी प्रत्यय XYZ कोई भी प्रत्यय है, वो द्वित्व वर्ण में, द्वित्व वर्ण क्या होता है, जब एक शब्द में, द्वि का अर्थ होता है 2, जब एक शब्द में एक वर्ण एक साथ कितनी बार जुड़ता है, 2 बार, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, द्वित्व वर्ण कहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो जब भी द्वित्व वर्ण में जुड़ेगा तो आधे वर्ण का क्या हो जाएगा, लोप। तो जैसे ही पन जोड़ोगे आधे चक का लोप, जैसे ही आधे चक का लोप हुआ आपके पास सबसे बचा शब्द बचा। पन प्रत्यय जब संज्ञा में जुड़ता है, अंतिम वर्ण में अगर दीर्घ स्वर है तो उसे लघु कर देता है, तो बै का बै हो गया, च, इस च का लोप, चा में आ है, आ का ए, और पन का पन, तो शब्द क्या बन गया आपका, बचपन। तो ये भाववाचक संज्ञा है, और नो डाउट इसमें बच्चा मूल शब्द है और पन क्या है, प्रत्यय है। तो आंसर हो गया 3 नंबर। जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां अब सुंदर बगीचा था। वाक्य में कौन सा वाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, सर्वनाम आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। ये 4 ऑप्शन है। ऐप अपना है प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी, ये अपने ऐप का नाम है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की पेड सीरीज शुरू हो चुकी है। रीड की ऑलरेडी वहाँ पर है, आप देख सकते हैं हिंदी की, और ये आपका फ्री का है ही। तो बिल्कुल अगला प्रश्न आपके लिए, जल्दी जल्दी आंसर आप दे दें। आज वाला टेस्ट ऐप में नहीं डाला था, फटाफट आंसर दें। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ, मैंने कोई भी मैसेज नहीं छोड़ा कि टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है हमारी, तो टाइम नहीं मिल पाया, जिम्मेदारी आपकी। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स, डबल आ रहे हैं लेकिन 3 भी आ गए। BCD, उफ, ऐसे कैसे हो गया।
3 आंसर बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं। 3 आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए मैं बात कर लेती हूँ आंसर पर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। आपने अपना उत्तर बता दिया, नो डाउट आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपने बता दिया। यहाँ देखिए, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब सुंदर बगीचा था। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे 3 वाक्य होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। ये 3 होते हैं बच्चों। इसके अंतर्गत बात करें तो मिश्र वाक्य, जहाँ एक प्रधान उपवाक्य और एक या एकाधिक आश्रित उपवाक्य होता है, वहां पर कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं 3। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद, एक होता है बच्चों संज्ञाश्रित, एक विशेषण और एक क्रिया विशेषण। ये होता ही नहीं है, 3 भेद होते हैं, पहले तो यही ध्यान रखना। बात करूं संज्ञाश्रित में, संज्ञाश्रित वहां होता है जहां पर की योजक अव्यय शब्द से वाक्य कनेक्ट होगा, जुड़ा हुआ होगा। जैसे मैं चाहती हूं कि तुम शिक्षक बनो, तो की से कनेक्ट है, वो हो जाएगा संज्ञा। विशेषण जो, जब, जिसे, जहां से शुरू होगा। और क्रिया विशेषण यदि, तो, क्योंकि, ताकि और शब्दों की आवर्ती क्रिया विशेषण के अंतर्गत होती है। अब यहाँ देखो, जहाँ के साथ क्या आ गया बच्चों, वहां, कि जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां अब सुंदर बगीचा है। आवर्ती हो गई जहाँ के साथ वहां की, तो नो डाउट इसके अंतर्गत बिल्कुल सर्वनाम आश्रित उपवाक्य कोई नहीं होता है, तो नो डाउट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। तो इसका मतलब कुछ बच्चों का बहुत गलत हुआ लेकिन कुछ का सही हुआ। और अगर ये स्थिति है तो नो डाउट आगे हम कोशिश करेंगे कि एक बार मैं टॉपिक वाइज व्याकरण की कोशिश करूं वापस से क्लास लेने की, ठीक है। ओके, आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन 4, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है। बचपन, काया, स्थिति, दुनिया। जल्दी से बता दीजिए, स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है। आई होप आपके आंसर सही होने चाहिए, मैंने तरीका आपको बताया हुआ है। बिल्कुल मेवाड़ में आएंगे आपके यहाँ, क्यों नहीं आएंगे। रोंग हो गया, कोई बात नहीं नरेश पारिक, आगे ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल निशा, ये सही कह रहे हो, लाइव वाली क्लास से है ये, अपनी आप लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, ये तो इतना तो बनता है। आज लाइक तो कर रहे हैं आप लोग, थैंक यू। शेयर भी कर रहे हो, ये आप ही का काम है, ये मैं नहीं करूँगी। मेरा काम मैं कर रही हूँ, अपना काम आप करेंगे, ये मुझे उम्मीद है पूरी। ओके, देखा मैंने कहा था ना, इस बार का आंसर आपका लगभग सही आएगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने अलग दिया, बाकी सब सही पर हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का उदाहरण है। बहुत अच्छा, आपने टेक्निक सीख ली है, वाक्य में प्रयोग करेंगे, क्रिया में आपको पता चलेगा। दुनिया सोती है, सोता नहीं, यानी स्त्रीलिंग। स्थिति होती है, होता नहीं। काया भी होती है पर बचपन होता है, तो नो डाउट आंसर कौन सा हो गया हमारा, 1 नंबर। तीनों बाकी पुल्लिंग। बहुवचन का अशुद्ध रूप कौन सा है। बहुत सोच समझ करके आंसर दीजिएगा प्लीज। सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे ही आपके आंसर आने चाहिए। पंजाब अमृतसर से नरेश चौधरी, बिल्कुल स्वागत है बेटा। हाँ, आप लोगों की बहुत समय से डिमांड थी, प्लीज टेस्ट सीरीज चलाइए, तो मैंने कहा था मैं चला दूंगी। थैंक यू गोविंद प्रजापति। हाँ, बचपन होता है, सही हुआ है, बहुत अच्छी बात है जी। नरेश देओल, आंसर आने शुरू हुए हैं। ए और सी आप मुझे बता रहे हैं, बी भी आ गया। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर देना। ए और सी आप बता रहे हैं मुझे, 2 आंसर हैं आपके, ए सी। चलिए बात कर लेते हैं। बहुवचन का अशुद्ध रूप पूछा। पक्का, पक्के। हाँ, पक्का मकान, पक्के मकान, इसका मतलब ये सही है। आकारांत के अंत में ए लगाएंगे, जैसे दरवाजा, तो दरवाजा से क्या बना देते हैं, दरवाजे, तो ये तो सही है। पक्का से पक्के, पक्के मकान, पक्का मकान, बहुवचन रूप सही है।
हाँ, स्मृति से स्मृतियां भी सही है, याद से, नो डाउट। इकारांत के अंतर्गत, स्त्रीलिंग के अंतर्गत या जोड़कर आप बनाते हो। बच गए दो, बचपन और प्यासा। बचपन तो होता ही है, होते नहीं है, बचपन एक ही वचन में यूज होगा। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव किस में यूज होता है? एक वचन में। तो बचपन का बचपन में यूज होगा, बचपने होगा नहीं। तो नो डाउट ये भी। यहाँ देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, प्यासा भी होता है और पक्का भी होता है। ये दोनों सेम थे, पुल्लिंग शब्द थे, दोनों आकारांत थे, लेकिन यहाँ जरा रूप देखो, इन दोनों के रूप में चेंज है। यहाँ एक के साथ कोई भी अनुस्वार रूप नहीं है, लेकिन यहाँ अनुस्वार रूप लग गया। तो अगर आप मिलान करते तो यहीं पर क्लियर हो जाता कि प्यासे अशुद्ध लिखा हुआ है, वहाँ प्यासे ये होना चाहिए था, तो ये सही हो जाता। समझ में आई बात? तो नो डाउट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें 3 नंबर हो जाएगा। तो ये अशुद्ध है। प्यासे कैसा लिखा जाता? ऐसे, तो वो शुद्ध हो जाता। मकान बन जाएंगे तो मैं वहां आ जाऊंगा, वाक्य में कौन सा काल है? हेतु हेतुमत भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। फटाफट आंसर दें आप लोग। टीचिंग मेथड के न्यू सिलेबस के अनुसार बुक बिल्कुल निकालते हैं। वैसे रीट वाली जिनके पास है वो चल जाएगी, बाकी इसकी अभी निकाल दूंगी। गलत हो गया शिवा, ध्यान दो भाई। ये टेस्ट सिर्फ यूट्यूब पर हो रहा है फिलहाल तो। ए और बी दो आंसर है। ओके, मकान बन जाएंगे तो मैं वहां आ जाऊंगा, गा गे गी। भूतकाल में कोई काम हो जाता, यदि ऐसा होता तो हेतु हेतुमत भूतकाल, और ऐसा काम भविष्य में हो जाएगा यदि ऐसा होगा, यानी भविष्यत काल। तो नो डाउट हेतु हेतुमत भविष्यत काल, इसका क्या होगा आंसर? संभाव्य नहीं है। यहां पर आप पहले क्या करेंगे? हेतु हेतुमत। आप में से कई बच्चे 2 पर चले गए, आगे की बात करते हैं। संभाव्य में तो शायद, हो सकता है, ऐसे, शायद आज पिताजी आए, संभावना है मकान 2 महीने में बन जाए, ऐसे रूप आएंगे वहां। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? दायित्व, पूजनीय, वाल्मीकि, पक्षीगण। ये आपका प्रश्न है, देखते हैं क्या आंसर देंगे। वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब। हिंदी साहित्य की ऑब्जेक्टिव बुक मार्केट में है ऑलरेडी। बेटा टेस्ट ले रही हूं ना मैं आपके, सैटरडे को शुरू कर दी ना आपकी ये फ्री वाली टेस्ट सीरीज। आंसर आप दे चुके हैं डी। ओके, ए और डी दो आंसर। पूछ रहे हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा? ए और डी पर लड़ाई हो रही है, यानी बाकी 2 सेफ जोन में है। कुछ बच्चे सी भी बता गए, बी भी। सबसे पहली बात पूजनीय तो ठीक है, पूज धातु में अनीय प्रत्यय है। वाल्मीकि ठीक है, वल्मिक के अंदर ई प्रत्यय है, तो आप प्रत्यय भी क्लियर करते रहे। ये वह लगाया है मैंने, तो वल्मिक में ई प्रत्यय, वल्मिक दीमक या चींटी का बिल होगा। दायित्व सही है, आपको अशुद्ध लगा है। पक्षीगण, जब भी गण वृंद वगैरह लगते हैं तो बड़ी ई की मात्रा कैसी हो जाती है? छोटी। तो नो डाउट पक्षीगण ये होता। जैसे मंत्री परिषद, मंत्री में ई बड़ा होता है, जैसे ही परिषद लगाओगे ई की मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी। तो नो डाउट आंसर कौन सा होता है इसके अंतर्गत? 4 नंबर। पक्षीगण के अंतर्गत ई की मात्रा कैसी हो जाती? छोटी। तो ये सही है। समुद्र का पर्यायवाची है पारावर, नीरनिधि, नदीश
ये सभी, ये आपके पास ऑप्शन है, जरा जल्दी जल्दी बता दो। हमेशा गलत होता है ये क्वेश्चन। हो, पुरानी यादें ताजा हो गई ब्रिजेश, बहुत अच्छी बात है। मोदी है तो मुमकिन है, तो सारे आप एडवर्टाइजमेंट पर लगे हुए हो। डी बी, फटाफट आंसर। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? डी बी, वेरी गुड। सी भी आया है। देखो, नो डाउट नदीश, नदी धन ईश, नदी का स्वामी समुद्र ही होता है। और दीर्घ क्या हो जाती है? संधि। नीर यानी पानी का निधि है, खजाना है, नो डाउट समुद्र। और पारावार भी समुद्र को बोलते हैं। तो ये तीनों ही समुद्र के क्या है? पर्यायवाची। आप इन्हें आराम से याद कर सकते हैं। 3 पर्यायवाची आपके समुद्र के हो गए हैं क्लियर। कौन सा विलोम अशुद्ध है? 4 ऑप्शन, सदाचार, कदाचार, शकुन, अशकुन, सदाचार, अनाचार, सूक्ष्म स्थूल। ओकार बहुला होता है, जहां ओकार रूप ज्यादा बोला जाता है वो ओकार बहुला होता है, ओ लगाया जाता है। वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। बहुत आंसर्स, ए आ रहा है, बी आ रहा है, डी भी बता रहे हो, सी बता रहे हो। उत्तरी विलोम का क्वेश्चन है, इतनी गलतियां हो रही हैं। कौन सा विलोम अशुद्ध है ये पूछा है। देखो, सूक्ष्म का स्थूल होता है, सर नो डाउट। सूक्ष्म यानी होता है छोटा, स्थूल यानी होता है बड़ा, तो ये तो सही है। सदाचार अच्छा आचार है, व्यवहार है वो। अन्न धन आचार, जो अच्छा व्यवहार नहीं है वो, ये भी सही है। एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे शब्द आ गया यथार्थ। अब यथार्थ का विलोम आप करते हैं तो यथार्थ का विलोम आदर्श भी हो जाएगा और यथार्थ का विलोम काल्पनिक भी हो जाएगा। शब्द एक है और विलोम एक से क्या हो गए हैं? ज्यादा। वैसे ही सदाचार का कदाचार भी होता है और सदाचार का अनाचार भी होता है, दोनों होते हैं। अरे शकुन का अशकुन नहीं होता बेटा, आपने सुना नहीं, अपशकुन, आपने ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज गलत नहीं होता आपका बेटा। शकुन का अपशकुन होता है ना, और इतना सरल सा शब्द था, आई होप आप क्लियर कर जाते इसे। तो नो डाउट शकुन का होता अपशकुन, तो आंसर होगा 1 नंबर। सदाचार के दोनों विलोम सही है, ध्यान रख लीजिएगा, कदाचार भी और अनाचार भी। बहुतों का गलत हुआ है आपका ये। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है को वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? कृतकार्य, कृतकृत्य, कृतार्थ, ये सभी। सही हुआ, बहुत अच्छी बात है। हर सैटरडे को ये टेस्ट सीरीज आपकी अब हो रही है। आज आपका पहला ये टेस्ट है, इसलिए जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट टेस्ट में हम लोगों से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएं और फायदा ले सकें इस चीज़ का। हर किसी को ही ज़रूरत है, और विदाउट टेस्ट है तो मतलब कोस्ट है तो नो डाउट। सी और डी 2 आंसर बता रहे हैं आप। देखिए, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है ये तीनों ही कहते हैं। कृत कार्य, कार्य भी हो गया, कृत कृत्य भी बोलते हैं और कृतार्थ भी बोलते हैं, तीनों बोलते हैं 1 वर्ड में। नो डाउट आंसर होगा डी। ये पेपर प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी ऐप पर होगा। आज कुछ नहीं हुआ, आज यहीं पर था। देखिए आगे आप इसमें, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है झूठे आश्वासन देना, झूठा लालच देना, व्यर्थ की आशा, ये सभी।
हाँ, लाइक आज आपने खूब कर दिए, थैंक यू। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। बहुत टाइम बाद, शायद हमारा चैनल हैक होने के बाद ते लोग आप जुड़ रहे हैं। अदरवाइज पहले काफ़ी थे, काफ़ी लोग कहते भी हैं भाई हमारा ठीक है, एक बार हैक हुआ, उसके बाद एक लंबा अंतराल आया। सो के जो होता है बढ़िया होता है। डी इसके अंतर्गत आप आंसर ए आंसर। चलिए बात करते हैं। सब्ज बाग दिखाना, झूठे आश्वासन देना, झूठा लालच देना, व्यर्थ की आशा, तीनों ही होते हैं। यानी ये सभी एक मुहावरे के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, उसे कहने का ढंग अलग अलग हो सकता है। तो नो डाउट आंसर कौन सा है इसके अंतर्गत? डी है। ओके, ये कौन सा चिन्ह है भाई? विसर्ग है, अल्प विराम है, अपूर्ण विराम है, कोई भी नहीं है। देख लीजिए, बिल्कुल मेथड के क्वेश्चन भी है। 15 क्वेश्चन मेथड के हैं आप लोगों के। ए और डी दो आंसर मेरे पास आए हैं। ए बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। मुझे पता है आप बताएंगे विसर्ग, ये विसर्ग नहीं है। ये कौन सा चिन्ह है? अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम चिन्ह ऐसा होता है जो दिखने में विसर्ग जैसा होता है। अपूर्ण विराम से तात्पर्य है अभी पूर्णता नहीं मिली है। जैसे हम यूज करते हैं, मुझे लगता है आपकी ये क्लासें मुझे लेनी पड़ेंगी यूट्यूब पर। कामायनी एक पुनर्विचार, ये रूप, ये देखिए, ये अब ये विसर्ग नहीं है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कामायनी एक पुनर्विचार। यह है कामायनी, अपूर्ण विराम, पूर्णता नहीं हुई है, एक पुनर्विचार है, तो ये विसर्ग नहीं बोलते। आप क्या आएगा? आप विसर्ग करके आएंगे। ये कौन सा चिन्ह होता है? चिन्हों में अपूर्ण विराम। बहुत अच्छे से आप इस चिन्ह को ध्यान में रख लीजिएगा। अपूर्ण विराम का चिन्ह बहुत बच्चों का गलत हो गया है। राम और सोहन पढ़ रहे हैं में कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। आंसर सही होना चाहिए। गुड इवनिंग जोहारुद्दीन खान। हाँ, मैं ध्यान, मुझे लग रहा है, मैं कोशिश करूंगी, पक्का नहीं बोल रही हूँ कब कौन सी चीज लगेगी, बाकी देखते हैं। उफ, बहुत आंसर है। ए, डी, बी, तीन आंसर आप दे रहे हैं। ए दे रहे हो, डी दे रहे हो, बी दे रहे हो, सी भी आ गया। देखो, राम और सोहन पढ़ रहे हैं। अरे अव्यय तो पूछ रही हूं। अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण, तो जो क्रिया की विशेषता बताएगा यहाँ है ही नहीं। यहाँ देखो, राम संज्ञा, सोहन संज्ञा, पढ़ना क्रिया, इसका मतलब सिर्फ एक ही तो बचा है। क्या? और। अब क्वेश्चन करने की टेक्निक भी भूल गए हो मुझे लगता है। तो और में संबंध तो होता ही नहीं है। विस्मयादि बोधक में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताएगा वो। नो डाउट समुच्चय बोधक होता है। समुच्चय बोधक में भी ये संयोजक है। आपका जो रूप आता है, याद हो तो, कि समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण, एक व्यधिकरण। समानाधिकरण के अंतर्गत संयोजक का रूप है, जहां दो पदों को या दो उपवाक्यों को क्या करता है, ये जोड़ता है। इसे आंसर क्या होगा इसका? समुच्चय बोधक होगा। हाँ, इस पूरी व्याकरण से होगा ना, तब पता चल रहा है हाँ क्या क्या स्टैंड हो रहे हैं आप लोग। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? ये रेखांकित है आपका। 4 ऑप्शंस हैं, जरा बता दीजिए आंसर। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। गलत हो गया कोई बात नहीं, अभी लास्ट तक देखना कितने आंसर आएंगे। और वास्तविक का आंकलन अभी हो रहा है, ऐप में देने के बाद तो बस पूछो ही मत।
वहां तो आंसर देखे रहते हो ना, तो फटाफट वही बताओगे जो दिए हुए हैं। अभी पता चल रहा है वास्तविकता तो। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर, ये सही आ रहा है आपका। चलो थैंक गॉड, ये गलत होने के चांस पर नहीं है। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, भागना है क्रिया, तो नो डाउट जो अंडरलाइन है लास्ट में वही चीज है। तो ये कौन सा है? क्रिया पदबंध है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका आंसर काबिल तारीफ रहा कि इसका मतलब पदबंध तो क्लियर है मेरे बच्चों का। वह घर मेरा है, रेखांकित पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? और इसके बाद शुरू होंगे मेथड के क्वेश्चन आपके। आप मुझे आंसर देना शुरू कर रहे हैं, डी और बी। अच्छा पढ़ा रही हूं तो लाइक करोगे, थैंक यू। यहाँ आंसर थोड़े से अलग आ रहे हैं, मतलब डबल आंसर्स हैं इसमें। मेरे पास 2 आंसर आ रहे हैं इसमें, बी आ रहा है, सी आ रहा है, ए भी बता दिया है। चलिए बात करते हैं। इसने पूछा वह घर मेरा है, रेखांकित पद, रेखांकित किया वह को। आप नो डाउट देखते इसे सर्वनाम करेंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान दो, अगर सर्वनाम के तुरंत बाद, वो भी निश्चयवाचक के अंतर्गत आ रहा है, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द है, तो सर्वनाम सर्वनाम न रहकर हो जाता है विशेषण। और कौन सा विशेषण आपका बनेगा? सार्वनामिक। सर्वनाम धन इक, सर्वनाम के शब्द हैं और विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। तो आंसर इसका नो डाउट क्या आएगा? विशेषण। और विशेषण में भी कौन सा है? सार्वनामिक। यानी विशेषण के जो आपके भेद हैं उसमें भी ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो अब मेथड के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐप का नाम है प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी। अब देखते हैं मेथड में। पहला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक से आपका। कोशिश है कि सारे ही टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ जाएं, और नो डाउट अब तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता आपका यहाँ से है। किसके अंतर्गत? सेकंड ग्रेड से। तो देखिए इसमें निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सोद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। जरा आंसर दे दें फास्ट। अभी से फास्ट क्या चलूं रे, आधे घंटे में करवा दिए 15 क्वेश्चन। तो आपको जितने में चल रही होती उतने में ही चल रही हूँ। वेरी गुड, आप लोगों के आंसर यहाँ पर शुरू हो चुके हैं आने। सी बता रहे हैं, अशुद्धता। ये पूछ रहा है पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, सोद्देश्यता। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो मैं कहूँ चैप्टर्स हैं, हर पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर उद्देश्य नहीं होगा तो उस पाठ का कोई महत्व नहीं है। तो नो डाउट ये गुण तो होगा। उपयुक्तता, उस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो विषय वस्तु है उसे बच्चा दैनिक जीवन में उपयोग में ले सके, तो वो चीज भी यहाँ पर आ जाएगी। क्रमबद्धता, पाठ्य पुस्तक की जो भी विषय वस्तु है वो क्रमबद्ध होनी चाहिए। जैसे हम बात करें इसके अंतर्गत, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता है, तो ऐसा नहीं है पहले आप मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं फिर हड़प्पा पढ़ रहे हैं। क्रमबद्धता का रूप होना चाहिए। अशुद्धता ये नहीं होनी चाहिए। हम किताबों पर विश्वास रखते हैं, वहाँ जो लिखा है इसका मतलब वो सही है। तो इसमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? अशुद्धता का। बाकी के बस सारे के सारे क्या होने चाहिए? गुण होने चाहिए। तो इसका आंसर हो चुका है 3 नंबर। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, इससे मिलता जुलता आपके पिछले रीट में भी क्वेश्चन था,
वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए और वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। ये आपके क्वेश्चन। हाँ, सार्वनामिक नहीं लिखा, विशेषण भी दे सकता है, विशेषण के अंतर्गत भेद पूछ रहा है तो आप वहां से वो चीज कर सकते हो। नहीं, टेस्ट ऐप में होगा, ये वाला नहीं है, मतलब ये वाला नहीं था। गुड, आंसर आपके आ रहे हैं इसके अंदर। चलिए बात करते हैं। ए और सी मुझे 2 आंसर है, कुछ बच्चों ने डी भी बताया। ये कह रहे हैं कोई भी भाषा पुस्तक हो वो तभी सफल मानी जाएगी अगर आप कहेंगे केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराना, तो वो तो सही नहीं है। हर साहित्य का अपना अपना एक रूप है। केवल व्याकरण के नियमों से भी परिचित नहीं करने से पार पड़ेगी। केवल प्राचीन साहित्य की ही जानकारी क्यों, आधुनिक साहित्य की भी हमें जानकारी चाहिए। इसका मतलब साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता। साहित्य की धरोहर हो वो, यानी साहित्य चाहे वो धरोहर यानी पुराना जो साहित्य है उसका भी रूप हो, वर्तमान साहित्य के प्रति भी उत्सुकता हो। साहित्य का रूप है तो नो डाउट व्याकरणिक रूप तो सारा का सारा उसमें मिले ही मिलेगा। तो नो डाउट इसका आंसर कौन सा होता, 1 नंबर। प्राय बच्चे बच्चियों विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि वे भाषा नहीं जानते, उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है। वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालयों में स्वीकृत नहीं होती और शिक्षक शिक्षिका व बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। बहुत ही है इम्पोर्टेंट, सी टेट में आया हुआ है। नव्य, अगर समय ज्यादा लग रहा है तो सॉरी, इससे कम नहीं हो सकता। मैं मशीन नहीं बन सकती। गजब, इसका मतलब सीटेट का पेपर ये आपका देखा हुआ है, क्योंकि लगभग बच्चों के आंसर सही है। शॉक्ड हूं मैं इस चीज को लेकर कि आपका आंसर क्या गजब सही है, क्योंकि अगर आप ऐप में देकर रखते तो मुझे ये लगता कि शायद आपने देखा ना इसलिए दिया है ये आंसर, नहीं तो आप नहीं देते। चलिए बात करते हैं। बच्चे बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं। भाषा नहीं जानते ये तो है ही नहीं, अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है ये भी नहीं है, क्योंकि अपने आप को बोलना तो वो जानते ही हैं, घर पे जब अभिव्यक्ति कर सकते हैं तो वहां भी। बच्चे, अब आपके पास 2 ऑप्शन, शिक्षक शिक्षिका व बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। शायद साथी होता तो आप सोच भी लेते, पर शिक्षक शिक्षिका कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो बच्चों को सही मोटिवेट करेंगे उस भाषा को सिखाने के लिए जो उन्हें बोलनी चाहिए। मैं बात करूं, वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालयों में स्वीकृत नहीं, क्योंकि वो अपने स्थानीय बोलियों में कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ संविधान में है कि प्राइमरी लेवल तक आप बच्चों को जो ज्ञान दे वो प्राथमिक स्तर तक दे, तो वो चीज़ वहाँ पर हो सकती है, लेकिन उससे आगे के लिए नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल आंसर सी आपका सही है। बहुत अच्छी आपकी पॉजिटिव सोच रही, बहुत अच्छा आंसर रहा। अब हम लोग बात करते हैं इससे आगे की। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? मिश्रित वाक्य संरचना, विचारों की मौलिकता, विचारों की अमौलिकता और तत्सम शब्दावली। वीडियो शेयर और लाइक बिल्कुल। बूंदी में बुक बेटा दुकान पर वहां पूछिए। बिल्कुल आपने लाइक कर दिया, मैं नहीं कह रही हूं नहीं किया है। ये टेस्ट आपका जब भी होगा तो प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर होगा। आपको ऑनलाइन बुक्स चाहिए, ये आपका नंबर है मोबाइल। आंसर आप दे चुके हैं, बी ए जी। चलिए डबल आंसर आ रहे हैं।
उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? एक्चुअली ये पूछ रहा है उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक मतलब कक्षा 6 से 8। मुझे ये पता है आप इन दोनों के अंतर्गत होंगे। देखो तत्सम शब्दावली का तो कोई मतलब नहीं, और अमौलिकता आ गई तो ये भी नहीं है, ये 2 हटा चुके हैं आप। अब बचा ए और बी, आपके पास ये 2 ऑप्शंस बाकी हैं। अगर मैं बात करूं मिश्रित वाक्य संरचना और एक विचारों की मौलिकता, ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पर आए। मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर ये भी हो जाता, लेकिन ये पहले नहीं आएगा अगर यहाँ विचारों की मौलिकता नहीं होगी। विचारों की मौलिकता से क्या तात्पर्य, बच्चा जो सोच रहा है वो उसको क्या कर सके, लिख सके। तो मौलिकता पहले, ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप किस पर चले जाते, मिश्रित वाक्य संरचना में। तो नो डाउट विचारों की मौलिकता के माध्यम से हम बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन सबसे ज्यादा कर सकते हैं। बच्चों को कितना लिखना आया, कितना वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, और जब वो लिखेगा तो नो डाउट अपने आप ही मिश्र वाक्य तो आ ही रहे हैं ना, सरल भी बन सकता है, संयुक्त भी बन सकता है, तो वाक्य संरचना तो बन ही रही है उसकी, नो डाउट। तो बिल्कुल आंसर कौन सा होगा बच्चों इसका, 2 नंबर, पहले 2 नंबर आएगा। हाँ, अगर प्राथमिक होता तो वहां मौलिकता शायद विचारों की हम उतनी नहीं कर सकते, लेकिन बाकी में होता है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। जरा जल्दी जल्दी दीजिएगा आंसर इसके अंतर्गत क्या है। एक आंसर क्या देना है राठौर जी रिप्लाई आपको? ये टेस्ट फ्री में है तभी तो यूट्यूब पर हो रहा है ना बच्चे, टेस्ट फ्री में नहीं होता तो यूट्यूब पर कैसे होता? सोचने वाली बात है आपके लिए, राइट? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार जी। ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति यानी मुख से जो अभिव्यक्ति होगी वो होगी मौखिक अभिव्यक्ति। अगर हम बात करें शुद्ध वर्तनी, नो डाउट शुद्ध वर्तनी तो लेखन का हिस्सा हो गया, तो हट गया। सुलेख भी सुंदर लेख है तो ये भी हट गया, लेखन का हिस्सा हो गया। श्रुतलेख सुनकर लेख लिखेंगे। आशुभाषण, आशुभाषण होता क्या है, बच्चे को तुरंत कोई भी एक विषय मिलता है और बच्चा उस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त करता है, वो होता है आशुभाषण। तो आशुभाषण में मौखिक अभिव्यक्ति होगी, तो नो डाउट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 नंबर। कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अभी तक सभी सही हुए, बहुत अच्छी बात है। 3000 पता नहीं कब पूरे होंगे आपके, पता नहीं 3000 तो हुए नहीं है, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो जरूर आप पूरे कर दोगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये पहुंच जाए सभी तक। आपके लिए नामुमकिन कुछ नहीं है, वो सुनते हैं जनता जनार्दन। डी ओके, आंसर्स आप दे रहे हैं यहाँ, बहुत अच्छा आपका उत्तर आ रहा है। इसका मतलब ये तो है कि तैयारी तो है आपकी, क्योंकि आंसर बहुत अच्छे। क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस ऐसे सरल हो कि आप जवाब दे पाए इतने आसानी से। कहानी सुनाने से नो डाउट बच्चा प्रसन्न होता है, एकाग्रचित होकर शांत भी बैठेगा क्लास में, क्योंकि कहानी सुनने में उसे रुचि जागृत होगी। अनुशासित रहेंगे जब एकाग्रचित और शांत होगा, और कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होगा। तो नो डाउट चारों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें चुनना तो कोई एक ही होगा ना। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का क्या होता है, विकास। इसलिए आंसर क्या होगा इसके अंतर्गत, 4 नंबर। तो 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है।
भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझाकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, बच्चों की त्रुटियों को पहचान कराना और मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। देखते हैं, मेरा वश हो तो मैं रीट बहाल करा दूं सेकंड लेवल वालों की। इस बार आंसर में चक्कर है। ए डी, दो आंसर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, कुछ बच्चे कह रहे हैं ए। डी क्या सोचकर बोल रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आज एक बात कमाल है, जितने करंट व्यूवर्स हैं लाइक ऑलमोस्ट बराबर पहुंचने वाले हैं। ग्रेट जी। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत यानी जो लगातार हो रहा है, व्यापक पूर्ण स्तर पर हो रहा है, यानी कहूं मैं शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत जो हो रहा है वो चीज वहां पर आई। तो यहां देखिए, बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना या अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य नहीं जुटाए जाएंगे। मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह, ये परंपरा का निर्वाह तो कोई मतलब ही नहीं है। तो नो डाउट अब आपके सभी के आंसर सेम आ रहे हैं कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझाकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चा कैसे सीख सकता है, उस सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं और उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर चलें, तो वो चीज यहाँ पर आएगी। तो आंसर कौन सा आएगा इसके अंतर्गत? ए। तो ए नंबर इसके अंतर्गत आएगा। और ये चीज तो आपके सेकंड ग्रेड में भी उपयोगी है, पूरी व्याकरण भी, पूरा मेथड भी, क्योंकि लगभग मिलते जुलते पार्ट आ गए हैं। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने का अवसर देना। यहां और लिख लो, ठीक है। मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना और व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। चार ऑप्शन देखते हैं। वंदे मातरम, ऐसा टेस्ट डेली लिया करो, ओके। ऐसा टेस्ट डेली, मेरा डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप जानते हैं बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। पिछली बार एक्चुअली लॉकडाउन था, फ्री थे हम लोग, हाँ अंधेरा हो गया देख लो, फिर भी हम घर नहीं गए हैं। ये जिम्मेदारी फिर आपकी बनती है आगे के लिए इसको पहुंचाना सभी के पास। जी, मुझे आंसर आप लोगों ने दिए हैं, ए दे दिया है, बी दे दिया है, दो आंसर आ रहे हैं। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने और अपने बात को कहने का अवसर देना। ये दो मेरे पास उत्तर है। इसका मतलब आप व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना ये तो समझ गए नहीं होगा, केवल व्याकरणिक ज्ञान देना तो नहीं है। तो मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना ये भी एक नहीं है। बच्चे दो, प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने का अवसर देना। आप ये सोच रहे हैं, आंसर आएगा भाषा का ज्ञान देना। बच्चों जब भाषा का ज्ञान होगा उसे, तो अपने आप ही प्रश्न पूछ लेगा और अपनी बात कहने का उसे क्या मिल जाएगा? अवसर मिल जाएगा। और तेरे लाइक्स आज तो ज्यादा गजब। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में कौन सा कारक शामिल नहीं है? पारिवारिक कारक, अध्यापक का व्यक्तित्व, पाठ्यक्रम और ये सभी। पूछ रहे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा शामिल नहीं है प्रभावित करने वाला? ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मुझे दे दीजिएगा उत्तर। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन तो है, लेकिन मैं चाहूंगी आंसर दें आप पहले, फिर हम बात करेंगे। यहां से नहीं हटा दूंगी वैसे तो आंसर क्या होगा? अगर मैं नहीं हटा दूं तो आंसर क्या होगा?
मैं दोनों ही स्थितियों से ले लेती हूं। नहीं हटा दिया है, अब बता दो। नहीं हटाने पर आंसर क्या होगा? वैसे आपने पारिवारिक बता ही दिया है। तीन 3000 का आंकड़ा भी छूने वाले हैं आप लोग। वेरी गुड, मुझे दोनों के आंसर मिल गए। आप लोगों ने पहले बताया था पारिवारिक कारक, एक्चुअली पूछा गया था शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में कौन सा कारक शामिल नहीं है। मैं आपको बता दूं, पारिवारिक कारक के अंतर्गत आप हटा तो सकते थे, लेकिन नो डाउट बच्चों, जैसा हमें परिवार का परिवेश मिलेगा वैसा ही हम शिक्षण करेंगे, तो वो तो चीज आएगी उसके अंतर्गत। अध्यापक का व्यक्तित्व होगा। आप कई बार कहते हैं मैं आपके जैसा बनना चाहता या चाहती हूँ, तो इसका मतलब आप शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए हैं, नो डाउट। पाठ्यक्रम, अगर मैं बात करूं तो पाठ्यक्रम तो व्यक्तित्व को प्रभावित ऐसे नहीं करेगा, जैसी विषय वस्तु पढ़ेगा वो वैसा आएगा, ठीक है। हाँ नीतू, आप क्या लिख रहे हैं भाई? जिसको भी इससे कठिन लेवल चाहिए ना, वो मेरे व्हाट्सएप है ना नंबर, उस पर अपना पेपर भेज देना, मैं वो ले लूंगी करवा करके। समझ में आई बात आपको जी? हाँ नीतू, आप क्या कह रहे थे? एक बार थोड़ा सा वापस से भेजें अपना मैसेज आप। शायद नीतू का आंसर अभी आएगा तो हम देख लेंगे वो क्या मतलब कहना चाह रहे थे। तो मैं कह रही थी, तो इसलिए इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? ये सभी, ठीक है। आगे देखो, एकांकी शिक्षण की कौन सी विधि में शिक्षक वाचन, व्याख्या एवं विश्लेषण जैसे गुणों का समावेश करता है? आदर्श नाट्य, कक्षा अभिनय, रंगमंचीय, समवाय विधि। फर्स्ट लाइव क्लास देख रहे हैं, स्वागत है आपका। अरे बेटा, मुझे पता है प्रश्न कैसे हैं, फिर भी किसी की इच्छा है ना कि कठिन लेवल और लाया जाए, तो मैंने दे दिया ना ऑप्शन कि आप मुझे दीजिएगा, तो अपने आप पता चल जाएगा। रेवाड़ी हरियाणा से नमस्कार। अगर नहीं हटाती तो एक आंसर हो जाता। और इनकेस किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप टेंशन मत लेना, बाद में मैं कमेंट पिन कर दूंगी, है ना, इनकेस कुछ ऐसा हुआ। ACD आंसर्स बता रहे हैं। एकांकी शिक्षण की कौन सी विधि में शिक्षक वाचन, व्याख्या और विश्लेषण जैसे गुणों का समावेश करता है? आंसर आएगा समवाय। अरे भाई, रंगमंच में तो विश्लेषण होगा ही नहीं, रंगमंच करेगा तो अभिनय करेगा, कक्षा अभिनय भी अभिनय करेगा। आदर्श नाट्य विश्लेषण क्या होता है? किसी भी विषय वस्तु को विस्तृत रूप से समझा कर बात करेगा, तो वो विश्लेषण, उसकी व्याख्या करेगा। नो डाउट व्याख्या तो यहाँ होंगी नहीं ना आदर्श नाट्य में। समवाय में जो शिक्षक है वो पढ़ाएगा, उसके अंतर्गत व्याकरणिक वगैरह तथ्यों की व्याख्या करेगा, विश्लेषण करेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें किसी एक छात्र की समस्याओं का उपचार करते हैं? व्यक्तिगत विधि, सामूहिक विधि, विकल्प 1 और 2, दोनों और कोई भी नहीं। नमस्कार बेटा। जी, सुमन लता मैडम का लाडला। ओहो, सी आंसर दिया है आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने ए दिया है, बी भी आ गया है, ABC। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ देखिए उपचारात्मक शिक्षण,
निदानात्मक शिक्षण से छात्रों की समस्या के कारणों का पता लगाओगे। उन समस्याओं के कारणों का पता लगाने के बाद शिक्षक क्या करेगा, उपचार करेगा। उपचार की दो विधियां होती है, एक व्यक्तिगत, एक सामूहिक। अब वो कह रहा है कि जिसमें किसी एक छात्र, नो डाउट एक छात्र है तो व्यक्तिगत और सभी छात्र है तो सामूहिक। तो आंसर कौन सा होगा 20 इसका 26 का? एक नंबर आंसर है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा कथन सत्य है? आगमन विधि को विश्लेषण विधि भी कहते हैं। व्यतिरेक विधि में दूसरी भाषा की असमानताओं को ही याद करवाया जाता है। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है और ये सभी 3000 होने वाले, 10 कम है बस। पहले आपने इस टेस्ट में कितने बच्चे होते थे, है ना, पर अभी सभी तक पहुंचे नहीं ना। अगली बार इससे ज्यादा होंगे डेफिनेट। कमेंट रुक गए थे? नहीं, अब तो चल गए हैं वापस। मुझे आंसर चाहिए 27 का। डी बता रहे हैं आप लोग। ओके, डी सी ये आंसर आ रहे हैं आपके, डी और सी भी खूब आ रहा है, डी भी बहुत। चलिए मैं एक बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। आगमन विधि को बिल्कुल विश्लेषण विधि कहा जाता है, यानी उसी के समान कार्य करती है, तो आगमन को हम विश्लेषण से ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद की बात करें, इसमें व्यतिरेक विधि में दूसरी भाषा की असमानताओं को ही याद किया जाता है। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना, जहाँ दो भाषाओं में तुलना करते हुए क्या दी जाती है, शिक्षा। वो कौन सी विधि होती है बच्चों, व्यतिरेक। इसमें ये होता है जो चीज़ दो भाषाओं में समान होती है उन्हें एक साथ पढ़ा दिया जाता है, और ये माना जाता है जो चीज़ दूसरी भाषा में अलग है उसे बच्चे को दूसरी भाषा में अलग से क्या कर दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, याद करवा दिया जाए। तो केवल बच्चा एक चीज को एक ही जगह पढ़ेगा, दूसरी जगह नहीं पढ़ेगा, तो नो डाउट ये सही है। असमानताएं याद करवाई जाती है दूसरी भाषा की, यानी द्विभाषी विधि है। आगमन विधि बिल्कुल विशिष्ट से किसकी ओर बढ़ती है, सामान्य की ओर, ना कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सारे कथन सही हैं, तो इसका मतलब आंसर होगा 4 नंबर, ये सभी। कौन सा कथन सत्य है? कविता शिक्षण की तुलना प्रणाली उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। नाटक शिक्षण की संयुक्त प्रणाली आदर्श नाट्य शिक्षण तथा कक्षा अभिनय प्रणाली का सम्मिलित रूप है। कविता शिक्षण की अर्थबोध विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, और ये सभी लगभग हर विधि से आपका क्वेश्चन है ये, जिससे वो क्लियर हो जाए। ओहो 3000 कर दिए थे आपने, थैंक यू। आखिर 3000 तक तो पहुंचे ना हम, एक बार तो हो गए। अब आंकड़ा बड़ा अच्छा है 2999, ओहो 89, पर एक बार 3000, और लाइक भी 3000 से ऊपर है, थैंक यू। क्योंकि मैंने एक्चुअली बोला नहीं था कि अपना टेस्ट शुरू होने जा रहा है, और अदरवाइज आप शायद ज़्यादा लोग होते हैं, आप सब जुड़ जाएंगे, उन तक पहुंच ही जाएगी। आपने इतनी प्रयास किया है तो नो डाउट 3000 का आंकड़ा आपने पहुंचा दिया था। डी आंसर आप लोगों का आ चुका है। चलिए, कविता शिक्षण की तुलना प्रणाली उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। बिल्कुल, तुलना प्रणाली जहाँ होगी तो बच्चों का मानसिक विकास वहाँ होता है, तो ये तुलना प्रणाली सही है। नाटक शिक्षक के अंतर्गत एक संयुक्त प्रणाली होती है जो दो विधियों का सम्मिलित रूप होता है, एक आदर्श नाट्य और एक कक्षा अभिनय, ये भी सही है। कविता शिक्षण की अर्थबोध विधि जो होती है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि शिक्षक ही केवल आता है, वही क्रियाशील है, वही छात्रों को पढ़ा करके चला जाता है, तो इसका मतलब अर्थबोध विधि कैसी हो गई, मनोवैज्ञानिक, क्योंकि बच्चा इसमें सक्रिय नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, ये सभी कथन सत्य हैं। आगमन विधि के कितने भेद हैं, ये क्वेश्चन आया था रीट में, उसके बाद ये डिलीट हो गया था। 2, 3, 4, 5 ये आपके ऑप्शंस हैं, जरा देखते हैं आंसर क्या होगा। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कोशिश तो ऐसी है। क्लास डेली ले ओके, मेरे पास आंसर आने लग गया है। बिल्कुल 2,
एक होता है संयोग के आधार पर और एक भेद होता है प्रयोग के आधार पर। तो कितने भेद होते हैं इसके? 2 भेद होते हैं, संयोग और प्रयोग। कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि समय का दुरुपयोग होता है, छात्रों का अवधान बाधित होता है। अवधान का अर्थ होता है ध्यान। इससे रसानुभूति में बाधा होती है और शिक्षण का प्रवाह समाप्त होता है। ये 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट आंसर। क्वेश्चन 30 है। सी और डी आंसर मेरे पास। मैं आपको बता दूं, देखो कई बार बच्चा पूछता है कि कविता शिक्षण में मौन पाठ नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ आप लोग करने को कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन नियम ये कहता है कि मौन पाठ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कविता शिक्षण का पहला ही रूप होता है लय यति गति, और जहाँ लय यति गति है तो बच्चा बोलेगा, गाएगा, और गाएगा तो नो डाउट रसानुभूति होगी उससे, क्योंकि कविता शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति की प्राप्ति। तो इससे रसानुभूति में बाधा होगी कब? जब मौन पाठ करेगा। अगर बच्चा लय यति गति के साथ गाएगा तो उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होगी रसानुभूति में। इसलिए आंसर कौन सा होगा? सी, कि इस वजह से हम उसमें मौन पाठ नहीं कर सकते हैं, रस की प्राप्ति नहीं होगी। कॉमेडी बाजने को नहीं जीत सके का क्या अर्थ है? ये राजस्थानी आपकी लोकोक्ति का रूप है, आपके राजस्थानी वगैरह शब्द जुड़े हुए हैं, तो मैंने वो सब रूप यहाँ पर लिए हैं जिससे आपको ये ना लगे कि हाँ हम लोग नहीं कर पाए। तो फटाफट आंसर आप देंगे। सप्ताह में 2 दिन आऊं, ओके। मैं आपकी सारी चीजों को ध्यान में रख रही हूँ, जितना बेस्ट हो पाएगा मैं कोशिश करूंगी, इतना कह सकती हूँ। उद्देश्य वही है कि आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएं और आगे की ओर जाएं। आपने मुझे आंसर दिया है सी, कॉमेडी बाजने को नहीं जीत सके। कई सोचेंगे काम वाला जीतता है, कईयों के आंसर आ रहे हैं एक, वो नहीं है। हमेशा काम करना चाहिए, नहीं। निर्बल सबल को नहीं जीत सकता। कॉमेडी जो है वो बाज पक्षी को कोनी यानी नहीं जीत सकती। तो जो कॉमेडी है वो बाज को नहीं जीत सकती। तो कॉमेडी होता है निर्बल, बाज होता है सबल, तो निर्बल कभी सबल को नहीं जीत सकता है। तो आंसर 3। आज बहुत अच्छी फीलिंग हो रही होगी ना, बिल्कुल पहले वाले जैसे, राइट? ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। तद्भव शब्द कौन सा है? पक्का, मसान, सूखा, ये सभी। पिछली बार 30 में से 29 आए, इस बार 30 में से 30 ही आएंगे बेटा। पहले तो आप कहते थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस बार तो आए ना, तो पता है ना आपको। सी डी 2 आंसर आ रहे हैं। तद्भव शब्द कौन सा है? 4th, सूखा का शुष्क होता है, मसान शमशान ये पक्व होता है। तो ये सभी तत्व रूप है। तो नो आंसर 4 नंबर। कौन सा शब्दार्थ सही नहीं है? निशीथ रात, यायावर घुमक्कड़, आह्लाद गम, ग्लेशियर बर्फ के पहाड़। देखते हैं। शिक्षण विधियों की पुस्तक बिल्कुल आती है, उसमें रीट वाले में 700 प्लस क्वेश्चन है, प्लस थ्योरेटिकल पार्ट है। मुझे आंसर आप बता रहे हैं बी सी डी। इतने आंसर्स, चलिए मैं बता देती हूँ।
निशीथ यानी रात होता है, इवन मैं कहूँ अर्धरात्रि के समय को कहते हैं। यायावर घुमक्कड़ होता है, जो एक जगह नहीं रुकता, घूमता रहता है, वो। ग्लेशियर बर्फ के पहाड़ को बोलते हैं। आह्लाद गमनी होता, आह्लाद खुशी होता है। तो आंसर होगा 3 नंबर यहाँ पर। तो बच्चों ये अपनी टेस्ट सीरीज थी रीट की, आज फर्स्ट टेस्ट सीरीज थी। आपका तहे दिल से शुक्रिया इतना साथ देने के लिए। आप लगभग 3,500 तक पहुँच गए थे और नो डाउट आगे हम ज़्यादा ही पहुँचेंगे। तो शनिवार को तो 5 डेफिनेट होगी आपकी टेस्ट सीरीज। उसके अलावा कभी होती है तो बिल्कुल मैं आपको पहले ही कर दूंगी, और आपके जो भी डिमांड सही है उसको मैंने देख लिया है, तो उस पर जितनी कोशिश होगी आगे की बात करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। राम राम सा।